तो जैसा कि हमने बोला कि एक स्टार्टिंग जो जो पहला एलिमेंट है वो ह्यूमस होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पावर। एजुकेशनल पावर हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले है व्हाट इज़ बायोलॉजी, सेकंड है व्हाट इज़ लाइफ, थर्ड ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की वो हम देखेंगे, और लास्ट में हम ये जो है वो अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि वाई बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, की इतना ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक सिंपल बायोलॉजी की टर्म में सबको डिफ़ाइन कर दिया जाता। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है कि बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या, हम इसमें किस किस चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की जो है वो स्टडी होती है। लिविंग जितने भी जानदार हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इवन छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े एनिमल तक, सबको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डील करते हैं लिविंग पार्ट के साथ, लेकिन जब भी हम एक चीज़ को देख रहे होते हैं, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसका लिंक किसी न किसी दूसरे पार्ट के साथ ज़रूर होता है। जैसे लिविंग का नॉन लिविंग से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लिविंग हैं, और हमारा ताल्लुक नॉन लिविंग से किस तरीके से है, हम हवा लेते हैं सांस लेने के लिए, पानी पीते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो इस तरीके से अपनी जो है वो सब्जियां वगैरह ग्रो करते हैं मट्टी से। तो ये जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी लिंक्ड हैं एनिमल्स की लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से। तो बायोलॉजिस्ट का कहना ये है कि बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लिविंग पार्ट को तो देखते हैं, लेकिन लिविंग पार्ट पे जो फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं उनको भी देखते हैं, जो कि नॉन लिविंग हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो नॉन लिविंग पार्ट का जो है वो उसके साथ रोल या उसकी इम्पोर्टेंस भी हम देखते हैं। बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग होता है जैसे लफ्ज़ से, एक आप लफ्ज़ लिखा हुआ है और आप उससे लफ्ज़ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में भी अक्सर जो है वो आ जाता होता है कि लिटरल मीनिंग क्या है बायोलॉजी का। तो ऑप्शंस में जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस एमसीक्यू जो है वो आपका हो सकता है ना। सेकेंडली है आपकी कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, जो जैसे भी होते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। जो थियोलॉजियंस और थिंकर्स होते हैं, यानी कि फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो थियोलॉजियन होते हैं वो होते हैं मजहबी लोग, जैसे इस्लाम है, जूश है, उसके अलावा क्रिश्चियन है। तो इस तरीके से उनके जो सरबराह होंगे या वो जो अपने दीन के हिसाब से अपनी बातें बताते हैं वो होते हैं थियोलॉजियंस। और इस जैसे इस्लाम के मुताबिक इंसान का काम है इस दुनिया पे आना, आके जो है वो अच्छे काम करना, अल्लाह ताला की इबादत करना। उसके अलावा इंसानियत सबसे अहम चीज़ है कि इंसानियत को जो है वो बरकरार रखना। और जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो अपनी सोच विचार से, फ़िलासफ़र या फ़िलासफ़ी होती है यही चीज़ है कि आप एक अपनी सोच जो है वो ज़ाहिर करते हो। बहुत सारे दुनिया में ऐसे फ़िलासफ़र्स मौजूद हैं जो कि लाइफ को जो है वो किसी न किसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि इंसान का काम है आके इस दुनिया में सर्च करना, छुपी हुई चीज़ों को तलाश करना। उसके बाद हम बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो बायोलॉजिस्ट इसको वैसे लाइफ को डिफ़ाइन करना जो है ना वो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि हम बता सकें कि लाइफ असल में है क्या। हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि लाइफ में होता क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, लेकिन लाइफ खुद क्या है वो हम अभी तक जो है ना वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बायोलॉजिस्ट जो है वो किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। अब हम उनके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स या वो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि वो असल में है क्या। सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं।
नॉन लिविंग से अब एक नॉन लिविंग पार्ट है, कोई भी बॉडी पार्ट हो, ये स्ट्रक्चर हो गया अर्थ का या मिट्टी हो गई, चलो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो और लिविंग पार्ट है। अब लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें। हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बाकायदा हर चीज़ के लिए एक सिस्टम होता है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ होता है। तो ये नेटवर्क जो है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही है। और ये चीज़ हमें किसी चेयर में, किसी टेबल में या किसी भी जो है वो नॉन लिविंग पार्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद है कि लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। बैक्टीरिया हो गए हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, और जो एनिमल्स हो गए वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब एक सेल है जो कि पूरी बॉडी के तौर पे एक्ट कर रहा है, वही जो सेल है उसी ने खुराक देनी है, उसी ने उसको जो है वो सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म में हेल्प करनी है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करनी है। मतलब एक ही सेल जो है वो पूरे बॉडी के काम करेगा। जबकि मल्टी सेलुलर में होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाते हैं, और फिर जो है वो बॉडी जो है वो अलग अलग काम करती है, और इस तरीके से एक पूरा सिस्टम जो है वो बन जाता है। और ये सिर्फ लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर कुछ भी नहीं होता। इवन जो हमारे पास वुड होती है वो भी जब दरख्त से काट दी जाती है तो वो लिविंग नहीं रहती, उसके अंदर वो चीज़ें पार्ट्स वगैरह मौजूद थे, लेकिन अब वो लिविंग नहीं रहे, वो अब डेड हो चुके हैं। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस है कि जैसे ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम जीन्स हैं जो कि सबके पास होंगे, लेकिन डिफरेंस होगा थोड़ा थोड़ा, म्यूटेशन की वजह से आ जाए, या वैसे जो है वो बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जिनसे डिफरेंस होता है। तो यही जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाद में इंडिविजुअल्स पैदा करने में हेल्प करता है, सेम एज पेरेंट्स। कैन यूज़ एंड रिक्वायर एनर्जी। हम खाना खा सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज जो है वो यूज़ होती है हमारे मसल्स के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं और एनर्जी को जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता कि चेयर को भूख लग जाए और वो खाना खाना शुरू कर दे, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर ये सिस्टम ही मौजूद नहीं है। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे हमें कोई कट लग जाता है तो फ़ौरन से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन के बेस पे ही होती है। उसके अलावा हमें अगर हेडेक होता है, हम लोग को कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं तो उसमें भी एक जो है ना वो एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है। और नॉर्मली भी जैसे मैंने अभी बात बताई है एनर्जी की, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज से जो है वो ग्लाइकोजन कन्वर्शन होती है, और जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन का मतलब ही मेटाबॉलिज्म का होना है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ें छोटे पार्टिकल्स मिल के बड़ा पार्टिकल बना रहे हों, या बड़ा पार्टिकल टूट के छोटे पार्टिकल्स बना रहे हों, जैसे ज़रूरत के मुताबिक जो भी काम होता है वो मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंट्रोल होते हैं, हालांकि ये सिस्टम नॉन लिविंग के अंदर मौजूद नहीं होता। कैन ग्रो इन साइज़, कि हम लोग साइज़ में ग्रो कर सकते हैं। एक नॉन लिविंग थिंग, एक चेयर है, नॉन लिविंग है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते बाद जो है वो बड़ी हो जाए, बल्कि लिविंग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एक बच्चा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका साइज़, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ लिविंग की जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको फेयर कांस्टेंट कर सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है,
तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अक्सर 40, 48, 45 इस तरीके से रहता है, तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 और बाहर का टेम्परेचर हो जाएगा 48, तो अब ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, बल्कि वो सिर्फ मेंटेन कर रही है 37 पे। जैसे बाहर का 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो पैगाम दे रहा है हमारी बॉडी को कि टेम्परेचर को राइज़ करो, लेकिन हमारी बॉडी को पता है कि हम राइज़ नहीं कर सकते, हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री ही रहना चाहिए, जो कि स्टेबिलिटी है और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग से क्या होता है, जब हमारी बॉडी से जो है वो वाटर जो है वो प्रेस्पायर होके बाहर की तरफ जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर वो वाटर जमा हो जाता है। जब बाहर से हवा लगती है तो वो कूलिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से 48 डिग्री फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को 38 कर देता है, अंदर वाले टेम्परेचर को, और जैसे ही स्वेटिंग होती है तो वापस से 38 वाला टेम्परेचर दोबारा 37 पे चला जाता है। सेम एज़ जो है वो सर्दियों में भी होता है। जब सर्दियों में बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो क्या होता है कि अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, जैसे 37 से 36, 35 ऐसे जाना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन और बाकी जितनी भी का मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि वो दोबारा से 37 पे आता है। इनके बाहर का टेम्परेचर उसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता है और अंदर वाला टेम्परेचर दोबारा से उतना जो है वो लॉस या गेन जो होता है ना करके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। और ये चीज़ सिर्फ ह्यूमंस के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, मतलब कि अब अपनी तरह, अब ह्यूमंस के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनके अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। एनिमल्स के, बर्ड्स के, जो उन सभी बर्ड है उनके अपने जो है वो होते हैं, अपने उनके जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं वो बिल्कुल हूबहू उनके पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं। आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर की बात हो रही है यहाँ पे। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। अब चेंज इन इन्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है कि हमारा स्किन का कलर जो है वो डल होना शुरू होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो मेलानिन ज़्यादा पैदा करती है। और उसके अलावा जब धूप में हम जाते हैं तो तब भी मेलानिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो एक जो है वो चेंज ले आता है। तो ये चीज़ हमारे अंदर है। अब किसी भी नॉन लिविंग पार्ट के अंदर जो है वो ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो टेम्परेचर को, अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो वो अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तब्दीली ले आए उसके रिस्पॉन्स पे। आगे हम देखते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो स्टडी होती है इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट की क्या स्टडी, अब हमने तो बात नहीं की कि हम बायोलॉजी में जो है वो ऐसे स्टडी करेंगे। हम इन्वायरमेंट को लिविंग ऑर्गेनिज़म से लिंक करके स्टडी करेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर उनका इन्वायरमेंट किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। हम जब जिस एरिया पे जाके रहते हैं वो हम एरिया देख लेते हैं कि क्या हम वो माहौल हमारे मुताबिक है, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो जो है वो इकोलॉजी के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि जो लिविंग पार्ट है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। क्या हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं या हम उसे पोल्यूट कर रहे हैं, या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इकोलॉजी के अंदर स्टडी कर लेते हैं। इसको बाकायदा आप जो है वो एक उसमें डेफिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं कि दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इन्वायरमेंटल स्टडी एंड द लिंक विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इसकी बाकायदा जो वो है आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगी।
नेक्स्ट है आपकी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी नेम से आप सबसे पहले जो है वो डिफ़ाइन करने का तरीका यही होता है कि आप पहले ये देख लो कि क्या टर्म से आपको कोई चीज़ समझ आती है या नहीं आती है। तो एम्ब्रियोलॉजी से हमें बात समझ आती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है? जब एग और जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज़ करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के अंदर भी चेंजेस आती हैं तो फिर वो एक पूरा एडल्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्ली स्टेजेस की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं, उसे हम स्टडी करेंगे एक ब्रांच के अंदर जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी का मतलब वैसे ही स्टडी होता है जैसे बायोलॉजी था, तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो लाइफ की स्टडी। इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो की स्टडी, और लॉजी से स्टडी निकल आया। इकोलॉजी में भी ऐसे ही होता है कि इकोसिस्टम से हम वो अक्स करते हैं, इकोज से निकला है जो कि फैमिली हाउस होल्ड होता है, यानी कि एक इन्वायरमेंट की हम जब स्टडी कर रहे होते हैं। ये हम सारी टर्म्स जो है वो आगे जाके सारी क्लियर करेंगे, जैसे इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ने हैं। जैसे फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जैसे फिज़िक्स से निकले। अब फिज़िक्स में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मशीनरी वर्क कैसे करती है, उसका फंक्शन क्या है। तो फिजियोलॉजी जो है वो मेनली यही चीज़ है कि हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। फंक्शन किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का। हमारा आई का फंक्शन, हमें इतना तो नज़र आ रहा है कि हमारी आई देख पा रही है, लेकिन कैसे देख पा रही है? हम खाना खाते हैं, हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो किस तरीके से होती है? हमारा लीवर किस तरीके से काम करता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर बॉडी पार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी फंक्शन को देखते हैं, उसे हम कहते हैं ये है फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम हेरिडिटरी देखते हैं। जैसे ऊपर जब हमने लाइफ को स्टडी किया था या लाइफ को डिफ़ाइन किया था, उस टाइम में हमने देखा कि जो है जेनेटिक मटेरियल होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करने के काबिल होता है। तो जैसे 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसी तरीके से बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती रहती है। तो वो एक उनका जेनेटिक्स होता है, और उन्हीं 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारी हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारी हाइट, हमारी जो हमारा बॉडी कलर हो गया, हमारी आई का जो वो स्ट्रक्चर है, इवन हमारी बॉडी शेप तक जो है वो हमारे जेनेटिक्स के अंदर मौजूद होती है। तो हम लोग जो है वो जेनेटिक्स की जब स्टडी करते हैं, जब हम किसी भी बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी की ब्लू आइज़ है तो वो क्यों है, उसका जेनेटिक्स किस तरीके का है, तो इसका मतलब हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। सेम एज हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए है, बी है, ए बी और ओ है। तो हम ये देखते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए है और किसका ब्लड ग्रुप बी है। तो ये सारी जो टेस्टिंग वगैरह होती है, ये भी जेनेटिक्स, अगर हम जीनोटाइप देखने की कोशिश करें तो हम जेनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटरी का जो है वो लिंक होता है, या कह लें कि उसकी स्टडी होती है कि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा करते हैं, उनके अंदर क्यों सिमिलैरिटीज़ क्यों आ जाती हैं, उनके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल से निकला है, और जियो का मतलब है अर्थ, और ग्राफी ग्राफ से निकला है। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो कि किसी जगह पे, किसी भी एरिया में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से मौजूद है। जब हम वाइल्ड लाइफ की स्टडी करते हैं तो जो है वो एरियाज़ डिफ़ाइन होते हैं कि सर्द इलाके होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, खुश्क होते हैं, पानी वाले होते हैं। तो हर जगह पे उसी हिसाब से एनिमल्स होते हैं। जो गर्मी में रह सकते हैं वो गर्म इलाकों में होंगे, वो सहरा में होंगे। जो सर्द इलाकों में रहते हैं वो पहाड़ी इलाकों में होंगे। उसकी रीज़न क्या थी? वो अपने अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़मीन के किसी टुकड़े पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कहीं शिफ्ट करना हो तो हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ का माहौल देखते हैं, आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ का वो अपनी सहूलियात को देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। ये सिर्फ मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। अदरवाइज़ हम जब बायोलॉजी के हिसाब से जियोग्राफी की स्टडी
होते हैं तो हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मौजूद है। जैसे पाकिस्तान का अगर नक्शा उठा के देखें तो सहरा है, जो है वो हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं, कुछ आइस कैप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हर एक जगह पे उस माहौल के हिसाब से जो है वो एनिमल्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा एनिमल है जो कि गर्मी में रह सकता है, वहाँ पे अडॉप्टेशन की हुई है उसने, और उसे हम जो है वो किसी बर्फ़ानी इलाके में भेज दें तो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ज़ू जियोग्राफी के अंदर हम यही देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो किस तरीके से डिफ़ाइन हुए हैं और उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, शक्लो सूरत, या देखने में कोई चीज़ किस तरीके से है। कोई भी बॉडी है, कोई भी एनिमल है, जैसे ह्यूमंस का हम देखें, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, मतलब ये सारी चीज़ आप देखने में, ये सिर्फ हम बाहर की बॉडी पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर स्टमक की जो है वो देखें तो हम यही मॉर्फोलॉजी देखें तो हम यही कहेंगे कि वो जो है वो एक बैग है प्लास्टिक की तरह का, जैसे बैग लचकदार फ्लेक्सिबल बैग होता है जिसके अंदर फूड स्टोर भी हो जाती है, डाइजेस्ट भी होती है। तो मतलब इस तरीके से जो है वो हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और एक होती है इंटरनल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी तो जो बाहर से हमें कोई चीज़ देख रही नज़र आ रही है, आई का शेप कैसा है, कान का शेप कैसा है, कान के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन जो इंटरनल मार्फोलॉजी होती है उसका सेकंड नेम हम उसको एनाटॉमी भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ कि हम स्टमक की एनाटॉमी देखना चाह रहे हैं तो हम स्टमक की एनाटॉमी में क्या देखेंगे कि स्टमक कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, जैसे मस्क्यूलर सेल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। तो मतलब वो कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं उसके अंदर, कौन सा सेल क्या काम करता है, कौन से सेल को क्या मैसेज रिसीव होता है तो वो अपना काम स्टार्ट करता है। मतलब अगर मैं इतना ज़्यादा डीप जाके एक एक सेल तक की उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दूँ तो वो हमारे पास एनाटॉमी या फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। जबकि एक्सटर्नल में हम ये सिर्फ ये देख लेंगे कोई चीज़ शेप कैसी है, किसी का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ और ब्रांचेज़ हैं, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो होती है इसमें हम ये देखें, अगर हम इसका वर्ड जो है वो डिराइव करें कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है तो एक ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। पैलियो का मतलब होता है एंशियंट, जैसे बहुत पुराना, बीइंग मतलब ऑन्टो से जो है वो बीइंग, एंड स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराना, जो यानी कि किसी ज़मीन के अंदर, किसी क्रस्ट के अंदर जो है वो डीपली जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो सालों पहले जो एनिमल्स मौजूद थे वो डेड हुए, वो ज़मीन की तहों के नीचे दबे हुए हैं, उनके कोई बॉडी पार्ट्स, तो हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि खुदाइयाँ की जाती हैं, फिर उससे जो है वो हमारे कल्चर का भी हमें पता चलता है। उसके अलावा यहाँ पे रहने वाले जो बहुत पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनका भी पता चलता है वो कौन से हैं। तो इनको हम फॉसिल्स की स्टडी भी कहते हैं, कि हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं कि लाइफ हिस्ट्री में अगर देखा जाए, जैसे 300 बिलियन साल पीछे जाया जाए तो वहाँ पे कौन सी लाइफ मौजूद थी वो हम खुदाई से जो है वो मालूम करते हैं। तो इसे हम स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। जैसे बायोलॉजी को स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरीके से पैलियोंटोलॉजी को स्टडी करने वालों को हम पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो यही बात करते हैं कि हम बोन टिश्यूज़ देखते हैं, क्योंकि मसल्स तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जो हमारी बोन्स होती हैं या एनिमल्स की बोन्स होती हैं वो बची हुई होती हैं। जैसे डायनासोर में भी अगर वो क्लेम करते हैं कि डायनासोर मौजूद थे तो वो यही बात करते हैं, क्योंकि उस तरीके के उनको स्केलेटन मिले हैं जो काफ़ी हद तक बर्ड्स के साथ थे। उनकी टेल थी लेकिन जो है उनके पर नहीं थे। तो इस तरीके से जो है ना वो फिर वो स्टडी की जाती है कि हमारी जो आज की लाइफ है उसका पीछे से क्या लिंक मौजूद है। हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी जो होती है इसे हम कहते हैं कि हिस्टो का वर्ड यूज़ किया जाता है टिश्यूज़ के लिए, और लॉजी का मतलब लोगोस से निकला है जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि हम छोटे छोटे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टडी करते हैं। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं, हमारे बॉडी सेल्स से मुश्तमिल है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से अगर किसी बॉडी पार्ट को देखते हैं, जैसे स्लाइड्स हमारे पास मौजूद होती हैं
जो कि हम लोग जिसके अंदर ये देख सकते हैं कि सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है या सेल्स की किस तरीके से लेयर्स मौजूद हैं, तो वो हम सारी जो है वो हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और टिश्यू का मतलब होता है सेल्स का गुच्छा, एक सेल, फिर उसके बाद 2 सेल बनते हैं, 3 सेल बनते हैं, इस तरीके से एक गुच्छा बनता जाता है, इसे एक क्लस्टर बनता जाता है जो कि मिलके एक जैसा काम करता है। जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो सारे सेल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अगर कोई केमिकल रिलीज़ करना है तो सारे मिलके केमिकल रिलीज़ करेंगे, तो वो एक टिश्यू होता है। अगर हम इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं ये हिस्टोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व से निकला है, जिसका मतलब होता है तब्दीली। यानी कि आज से जो है वो 100 साल पीछे जाएं, 200 साल पीछे जाएं तो किस तरीके की जो है वो बॉडी पाई जाती थी, किस तरीके की हाइट होती थी, या किस तरीके का जो है वो लाइफ फॉर्म वहाँ पे मौजूद था, और अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट की तब्दीलियों की वजह से कैसे चेंज होता गया है। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इवन हम एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाएं तो किसी को वो एरिया रास आ जाता है, किसी को वो एरिया रास नहीं आता है। अक्सर डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है या डिप्रेस है तो वो किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे उसका माइंड फ्रेश हो जाए, बिकॉज उसको उसका माहौल जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा होता और वो उससे टेंशन ले रहा होता है। तो सेम यहाँ पे एवोल्यूशन में भी यही होता है कि एक एरिया से, अब जैसे अफ्रीका में जो है वो एनिमल्स प्रोपगेट होना शुरू हुए, फिर वो पूरी बॉडी की पूरे अर्थ के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए हैं। तो जैसे अब सारे उनके जो ओरिजिन गिना जाता है वो यही गिना जाता है कि शायद अफ्रीका ही है, लेकिन अब हम अफ्रीकन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल है वैसा ही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारा कलर, हमारे लैंग्वेज और बाकी जितने भी हमारे कल्चर वगैरह है, सिविलाइजेशन है, वो सब अलग अलग चेंज हो चुका है। वो उसकी वजह ये थी कि टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था कि बायोलॉजी को इतनी सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे आपने 9th-10th में जो है वो स्टडी किया कि हमारे पास साइंस होती थी, साइंस को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अब उसकी रीज़न क्या थी, जो है वो केमिकल से रिलेटेड चीज़ें थी वो केमिस्ट्री में रख दी, जो फिज़िक्स जो हमारे पास सर्किट्स वगैरह थे या जो फंक्शनिंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी अलग कर दी, और बायोलॉजी इनके लाइफ से रिलेटेड अलग कर दी। ऐसा नहीं है कि अब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही, इंटरफेयर कर रही हैं, टर्म्स यूज़ होती हैं एक दूसरे की, लेकिन हम एक ही जगह पे उसको स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थी। उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा था। सेम इसी तरीके से अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर एक एक एस्पेक्ट भी देखना शुरू करें तो हमारे पास बुक्स की बुक्स भर जाएंगी। तो उसके लिए हमें एक ही वॉल्यूम में अब हमें कह दिया जाए कि सब कुछ एक साथ स्टडी करो, तो हमारा लिंक ख़राब हो जाएगा। एक चैप्टर फिज़िक्स का आ रहा है, एक बायो का आ रहा है, तो वो उसमें ये होगा कि अब उन्होंने अलग कर दिए हैं, टर्म्स भी अलग कर दी हैं और बाकी जितना भी कंटेंट था उसको डिवाइड कर दिया ताकि उन चीज़ों को समझने में हेल्प मिले, क्योंकि इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसको कंपाइल करके स्टूडेंट्स तक जो है वो अच्छे से डिलीवर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से बायोलॉजी की जो है वो इतनी सारी ब्रांचेस बनाई गई हैं। अभी नेक्स्ट हम और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।